हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल +2 अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स। तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग और उसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व की थी। मैंने बोला था कि एनपीओ 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कर लिया। अब नेक्स्ट एनपीओ की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। ठीक है, कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। मैं पहले नॉर्मल आपको समझा देती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पढ़ा था। ये अकाउंट बनता है कैश बुक के तौर पे। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाती हैं, वैसे एनपीओज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एनपीओज प्रॉफिट तो कमाते नहीं हैं, तो वो P&L अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, तो वो इसकी जगह पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो इसके नेम से हमें क्या पता चल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि हमारे पूरे साल की इनकम कितनी हुई है और एक्सपेंडिचर मतलब कि हमने खर्चा कितना किया है, ये बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हुआ? ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। कहते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी अर्निंग्स होगी, वो जाती हैं डेबिट साइड, और जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, जितना भी हमारा खर्चा होगा, वो जाएगा क्रेडिट साइड। लॉस सारा क्रेडिट साइड, इनकम सारी डेबिट साइड जाती है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जितना भी है वो होगा डेबिट। अब ठीक है, पहले एक्सपेंस क्रेडिट होता है रियल में, और नॉमिनल में एक्सपेंस डेबिट होता है, उल्टा कर दो, और इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में उल्टा होता है। तो ये हमारा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये तो पता ही है, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बनती है, टू एसर्टेन द सरप्लस और डेफिसिट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली कैश बुक की समरी होती थी, जिसमें डेबिट साइड हमें जहाँ से भी पैसा आया हो हम डेबिट साइड डाल देते थे, और जहाँ भी पैसा गया हो वो हम क्रेडिट साइड डाल देते थे। इसका कोई हमें डेफिसिट या सरप्लस कुछ भी नहीं था निकालना होता, क्योंकि ये कैश बुक की समरी थी। बट अब ये देखो, ये P&L अकाउंट का है ना, जैसे मतलब कि P&L अकाउंट बनता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एनपीओज में। तो P&L अकाउंट में क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट NP और NL नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकलता था। तो इसमें भी इसकी नेट प्रॉफिट तो नेट लॉस की जगह इसमें भी कुछ निकलना चाहिए ना। इसमें निकलता है सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस आता है डेबिट साइड एंड डेफिसिट आता है क्रेडिट साइड। वो हम फॉर्मेट करेंगे आगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देयर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अभी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे देते हैं, उससे बोलते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों आते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई काम नहीं होता। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स में भी सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ कैश आइटम्स लेते थे, जहाँ से हमारे पास कैश आए और कैश जाए हम वही रिकॉर्ड करते थे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होंगी। मतलब कि सोचो हमारा वो, सोचो हमें
सैलरी पे करनी थी, ठीक है, बट हमने अभी तक पे की नहीं है। इस साल पे करनी थी, अक्रूड तो हो गई है ना, वो भी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, चाहे हमने पे की या नहीं की, बट इस साल देनी थी, पेमेंट बनती थी इस साल की, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। मतलब कि इसमें नॉन कैश आइटम्स भी आती हैं। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स दो तरह की होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके मीनिंग भी मैंने बताया था। आपको अगर देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके ये देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स भी आती हैं और कैपिटल आइटम्स दोनों आती हैं, इसमें दोनों टाइप की रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म से बिलोंग करती हैं वो वाली आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस अकाउंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच रिलेट्स टू करंट ईयर, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था, हमें बस पैसे से मतलब है, चाहे जहाँ से आए, जिस मर्जी साल का हो, बस पैसा आना या जाना चाहिए, वो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है, चाहे वो इस साल का हो चाहे पिछले साल का। सोचो 5 लाख पिछले साल का हमें आना था, पर पिछले साल नहीं आया, तो वो इस साल 2017 में आना था, बट 18 में वो पैसा आ गया, तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर 18 का बना रहे हैं तो उसमें हम 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 5 लाख हमें 2017 का आना था, पर 17 में नहीं आया, हम 18 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसमें हमें 5 लाख आ गया। किसका 5 लाख है? 17 का रिलेट करते हैं, पिछले साल से रिलेट करता है, तो ये 18 में प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये 18 का नहीं है, ये 2017 से रिलेट करता है। इसमें सिर्फ करंट ईयर, मतलब कि जिस ईयर की बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है वो ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ आ गया। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, P&L से मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन P&L बनाती है और NPOs इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, मतलब ये P&L अकाउंट की जगह पे बनता है। ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई काम नहीं होता। इसमें नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड होती हैं। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं और इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है। ऊपर सारा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग कर लिया। अब हम आगे जाते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, ये बनता कैसे है। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, ऐसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जैसे कि मैंने बोला था, ये अकाउंट नॉमिनल होता है, ठीक है, मतलब कि डेबिट साइड हमारे सारे एक्सपेंसेस आएंगे एंड क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम आएंगी। डेबिट साइड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड इनकम आएगी, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मैंने बोला, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं। रेवेन्यू आइटम्स मतलब रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म पीरियड, रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, जो आइटम्स शॉर्ट टर्म से रिलेट करती हूँ इसमें बस वो ही रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेज छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, हर मंथ बाद या 6 महीने बाद, मतलब क्वार्टरली या साल बाद पे की ही जाती हैं। शॉर्ट टर्म हुआ, इसमें रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस में। एक तरह ये एक्सपेंस ही है, क्योंकि NPO अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेगा, मेंबर्स को, तो NPO को तो एक्सपेंस ही हो रहा है। टू रेंट पे कर रहा है, छोटे टर्म के लिए है, बार बार देना पड़ता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब कि उसने NPO ने प्रिंटिंग या स्टेशनरी का सामान खरीदा होगा, उसके लिए पेमेंट करनी। नेक्स्ट आया टू ऑडिट फीस, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करवाई, उसके लिए फ़ीस पे की। टू ऑनरेरियम, अब ये जो ऑनरेरियम टर्म है ये मैंने अपनी सेकंड वीडियो में समझाया है, जिसमें मीनिंग ऑफ NPO एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ NPO है। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑनरेरियम आप वहाँ से समझ सकते हैं ऑनरेरियम होता क्या है। ये भी एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म में से एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड आया।
टू बुक्स एंड पेरियोडिकल्स, टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस होता है कि हमने एनुअल डिनर अरेंज करवाया, उसके लिए एक्सपेंसेस दिए। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम की पेमेंट की, उसके बिल की पेमेंट की। टू बैंक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू रिपेयर्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अब देखो बच्चा जी, डेप्रिसिएशन पड़ रहा है अपने एसेट्स पे, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एक हिसाब से हमारा खर्चा ही हो रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड आया, डेबिट साइड। अब ये छोड़ो, अब मैं ये समझाती हूँ। बाय डिस्क्रिप्शन इनकम हो रही है, सॉरी बाय सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन का मतलब भी मैंने इसी वीडियो में मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ एनपीओ एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ समझाया है। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ में ये एक टर्म है सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन। ये तीनों मैंने उसमें समझाया है ये होती क्या है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स को सेल किया उससे इनकम हुई। बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया। बाय प्रॉफिट ऑन एनुअल डिनर, एनुअल डिनर करवाने पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। बाय हॉल रेंट, हॉल रेंट। अब देखो बच्चा जी, यहाँ पे भी रेंट था, यहाँ पे भी रेंट है। आप सोच रहे होगे हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रेंट इनकम है कौन सा रेंट एक्सपेंडिचर है। अकेला रेंट लिखा हो तो वो मतलब हमने रेंट पे किया है, और एक ये दिया है हॉल रेंट। देखो आपका खुद समझो, ऑर्गेनाइजेशन का ही हॉल होगा जिससे उसने यूज़ करने के लिए दिया होगा, उस पर रेंट मिला। बाय ग्रीन फीस, बाय सेल ऑफ जनरल। ठीक है, ये हुई एक्सपेंडिचर साइड, ये हुई इनकम साइड। समझ आ गया कहाँ पे कैसी अमाउंट पड़ी है। इसमें रेवेन्यू टर्म्स की आइटम्स आती हैं और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। समझ आ गया। अब देखो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी क्या, ऐसा होता ही नहीं है। जब भी हम पोस्टिंग करें सारी जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ है तो एक साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, एक साइड की अमाउंट कम होती है। ठीक है, सोचो अगर इस साइड अमाउंट आई हमारी 5 लाख एंड इस साइड आई 3 लाख, इस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये एक्सपेंडिचर साइड कम है। ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, 2 लाख का फ़र्क आया दोनों में। अब इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे हमने लिखा 3 लाख एंड यहाँ पे लिखा 5 लाख। 2 लाख की अमाउंट कम है, वो हमें बराबर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे 2 सरप्लस लिख के यहाँ पे 2 लाख हम अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, फिर ये बाय डेफिसिट नहीं आएगा। ठीक है, 2 सरप्लस लिख के हमने 2 लाख अमाउंट डाल दी, हमारा हो गया। सोचो अब यहाँ पे है 3 लाख और यहाँ पे है 5 लाख। अब यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। 2 लाख की डिफरेंस है, यहाँ पे कम है यहाँ पे 2 लाख डालना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे कम हो तो हम बाय डेफिसिट लिख के 2 लाख डालते हैं। ठीक है, समझ आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, इसमें हर चीज़ को हम पोस्ट कैसे करते हैं, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, सब समझ आ गया। अब बारी है हमारा प्रैक्टिकल सॉल्व करने की, मेन थिंग करने की। ठीक है, सम करते हैं, ज़्यादा अच्छे से सारा फॉर्मेट समझ आएगा, क्लियर होगा। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं शर्मा पब्लिकेशंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी अनसॉल्व वाली जो बैक एक्सरसाइज में दी होती है वो सारी आपको सम सॉल्व करवाऊंगी, समझाऊंगी भी। तो सबसे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग एंड वो उसके सम सॉल्व किए थे। फर्स्ट सम से मैंने नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि वो दूसरे टॉपिक्स हैं, वो मैं आगे आगे जैसे करवाती जाऊँगी वो सम सॉल्व करेंगे हम। हमने स्टार्ट किया था 31 सम से क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ से ही स्टार्ट होता है। पिछले जितने भी सम हैं वो सारे मैं साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे करवाऊँगी। 31 किया था, 32 मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, 31 के साथ सेम है, तो इसका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 33 भी हमने सॉल्व किया था। अब आता है 34th सम, ये हम सॉल्व करते हैं। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सन्यम चैरिटेबल ट्रस्ट। अब सन्यम चैरिटेबल ट्रस्ट का ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब उन्होंने बोला इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या क्या दिया है हमें।
मेंबर्स सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। चलो सम सॉल्व करते हैं साथ साथ में, वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगा। ये मैंने छोटा सा नोट बना लिया सम का यहीं पे, क्योंकि फिर हमें ऐसे सम सॉल्व करने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार बुक लानी पड़ेगी, बार बार ये पेज लाना पड़ेगा सम सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने साइड पे ही छोटा सा नोट बना लिया सम में जो भी दिया हुआ था। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। पता है कैसे आपको ड्रॉ होता है? ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आएगी एक्सपेंडिचर, देन अमाउंट, देन क्रेडिट साइड आएगी इनकम एंड देन अमाउंट। फॉर्मेट तो हमने बना लिया भाई। अब हमें पोस्टिंग करनी है इस फॉर्मेट में हर चीज़ की। कैसे करेंगे? सबसे पहला हमें दिया है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन है। अब देखो बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। सब्सक्रिप्शन से हमें क्या होती है? इनकम, है ना। ये किस साइड जाएगा? इनकम साइड, ये तो पक्का ही है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ₹30,000 फॉर लास्ट ईयर। कहते हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है इसमें 30,000 लास्ट ईयर के हैं, मतलब पिछले साल के हैं। तो मैंने क्या बोला था जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब समझा था, तो उसमें बोला था कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो करंट ईयर के बेसिस पे बनता है। मतलब कि जो भी करंट ईयर की इनकम्स या एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे, पिछले साल के नहीं आने चाहिए। अब इस अमाउंट में 4,20,000 में उन्होंने 30,000 पिछले साल का प्लस किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसे इस पिछले साल के 30,000 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4,20,000 में से 30,000 हम माइनस करेंगे, ठीक है। पोस्टिंग करते हैं पहले बाय। इतना तो पता होगा कि क्रेडिट साइड जो भी चीज़ लिखी है वो बाय से होती है और डेबिट साइड जो भी चीज़ लिखी है वो टू से होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी है यहाँ पे 4,20,000। 4,20,000। अब ये 30,000 पिछले साल का, इसे हम माइनस कर देंगे, -30,000। अब इन दोनों को माइनस करके कितना आता है? 4,20,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू कितनी हमारे पास अमाउंट बनी? 3,90,000। ये हमने अमाउंट लिख दी बाहर। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट दी है एंट्रेंस फीस। अब देखो एंट्रेंस फीस का मतलब तो आपको पता है क्या होती है। तो क्या हुई है हमारी? इनकम हुई है एंट्रेंस फीस, कितनी दी है? 25,000। नीचे क्या लिखा है? नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कि ये कैपिटलाइज्ड नहीं की गई है। बेटा जी देखो एंट्रेंस फीस क्या होती है, जब हम जो कोई एनपीओ में मेंबर बनना चाहता है तो वो एंट्री करते टाइम एक फ़ीस पे करता है जिसे कहते हैं एंट्रेंस फीस। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है, पूरा समझना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। और अगर हम एंट्रेंस फ़ीस को कैपिटलाइज्ड कर दें, मतलब कि क्या किया हमने? एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड कर दिया, तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल आइटम्स नहीं आती है, ठीक है। तो फिर ये एंट्रेंस फीस नहीं आती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फिर एंट्रेंस फीस हम नहीं डालते। बट इन्होंने क्या बोला? नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। इस एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड नहीं किया, तो मतलब ये रेवेन्यू टर्म की हुई, तो रेवेन्यू आइटम तो हम पोस्ट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे आएगा बाय एंट्रेंस फीस। कितनी दी है? 25,000, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सैलरी पेड इंक्लूडिंग 20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। अब कहते हैं सैलरी हमने पे की है, कितने की? 32,000 की, बट जो 20,000 हैं वो नेक्स्ट ईयर की हैं, इंक्लूडिंग 20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अगले साल के हैं, इस साल में आ गए हैं। तो क्या करेंगे? हम इस 20,000 को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? सैलरी पे की है, एक्सपेंस हुआ है हमारा, टू वाली साइड, डेबिट साइड, टू सैलरी कितनी है? 32,000 है, बट जिसमें से 20,000 हमारी अगले साल की है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। 32,000 में से 20,000 गए तो आए हमारे पास 12,000।
आगे समझ। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव की है, इनकम हुई है और कुछ नहीं लिखा तो सीधे डाल देंगे बाय वाली साइड। बाय डोनेशन कितनी 4500। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया है टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना 4800। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज टू इलेक्ट्रिसिटी कितनी 5200। नेक्स्ट आया मीटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर साइड जाएगा मतलब डेबिट साइड जाएगा टू मीटिंग एक्सपेंस। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते, तो आप पर जब पेपर में करो तो पूरा लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने पे किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ऑफ कोर्स हमारी पेमेंट हुई, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंडिचर साइड आएगा टू वाली साइड यहाँ पे कितना है 8000 से डाल देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैंने बोला था अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आए मतलब कि हमने वो चीज़ परचेज़ की है तो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंडिचर किस साइड जाएगा डेबिट साइड टू प्रिंटिंग कितनी अमाउंट है 18000। ठीक है, ये बहुत सिंपल सम्स है, बस समझने की बात है। पोस्टेज एंड टेलीफोन, हमने पोस्टेज चार्ज पे किया है कितनी है 12000। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड। अब देखो उन्होंने बोला गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है। बॉन्ड्स आपको पता है क्या होता है, आपने शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़ा होगा, वैसे ही बॉन्ड्स भी होता है और ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल आइटम्स, और इसमें हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की मतलब कि रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म की आइटम्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना, तो ये अब नहीं जाएगी। नेक्स्ट आया फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट है, बच्चा नाम से समझ आ रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि लॉन्ग टर्म है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल की है पैसा आया है, शॉर्ट टर्म ही है, यहाँ पे इनकम साइड बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने से 2000। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब होता है छोटे मोटे एक्सपेंस सारे मिला के हम सन्ड्री एक्सपेंस कह देते हैं। एक्सपेंस है टू वाली साइड डेबिट साइड टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया है 3000। परचेज ऑफ बुक्स, अब ये भी देखो बुक्स हैं, बुक्स हमारा अगर हम परचेज़ करें तो ये एनपीओ का एक एसेट ही होगा क्योंकि बुक्स परचेज़ करके वो अंदर रखने वाली है, फिक्स्ड एसेट हुआ उसका। और फिक्स्ड एसेट मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, और हम लॉन्ग टर्म इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते तो ये नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट आया न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, कुछ नहीं लिखा, सेल नहीं लिखा हुआ मतलब कि हमने परचेज़ की है ये न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। टू वाली साइड टू न्यूज़पेपर कितना 6000। सन्ड्री रिसीट, अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने रिसीट का मतलब समझा था, रिसीट मतलब जहाँ से हमें पैसा आया हो, सन्ड्री मतलब छोटी मोटी रिसीट सारी मिला के उसने एक बना दी। सन्ड्री रिसीट मतलब पैसा आया है तो हम बाय वाली साइड लिखेंगे बाय सन्ड्री रिसीट। कितनी अमाउंट दी है भाई हमें 5000 डाल दो फिर। और अब कैश इन हैंड एट द एंड, बेटा जी देखो कैश इन हैंड एट द एंड या कैश इन हैंड एट द बिगनिंग दिया हो तो ये तो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस होता है। और मैंने बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब मतलब समझा रही थी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते तो ये भी नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें क्लोजिंग बैलेंस ही लिखा हो, कई बार लिखा होता है कैश इन हैंड एट द एंड, इसका मतलब भी क्लोजिंग बैलेंस होता है। और अगर लिख दिया हो स्टार्टिंग में कैश इन हैंड इन द बिगनिंग तो उसका मतलब होगा ओपनिंग बैलेंस, तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारी सारी की सारी आइटम्स पड़ गई, जो भी था सब पड़ गया।
अब बारी आती है टोटल करने की, ठीक है। टोटल करते हैं इस साइड की 12,000 प्लस 4,800 प्लस 5,200 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000। इधर साइड का बना, अभी हम रफ में लिख लेंगे, इधर साइड का बना हमारे पास 81,000, ठीक है। रफ में लिख लो, डायरेक्ट यहाँ पे मत लिख देना, कई बार ये बड़ी आती है ये छोटी आती है, कई बार ये बड़ी आती है ये छोटी आती है, इसलिए रफ में लिख लेंगे। अब इनकम साइड का टोटल की बारी, 3,90,000 प्लस 25,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000, कितनी आई 4 लाख। ये बड़ी आ गई तो ये हम सीधे लिख देते हैं 4,26,500। ये बड़ी है, ये हमारे पास 81,000 आई थी, मतलब इसमें अमाउंट हमें डालनी पड़ेगी। 4,26,500 में से हम 81,000 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 3 लाख। आई एम रियली सॉरी, रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे लिखते टाइम मैंने गड़बड़ कर दी। 32,000 सैलरी पेड इंक्लूडिंग, 20,000 नहीं, यहाँ पे 2,000 है। एक बार बुक से देख लीजिए, ये देखो सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, और हमने लिख दिया था सैलरी पेड इंक्लूडिंग 20,000। वेरी सॉरी ये गड़बड़ के लिए, हम इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 20,000 नहीं 2,000 आएगा, 32,000 में से 2,000 गए तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है 30,000। वेरी सॉरी बच्चा जी, वेरी सॉरी। एक बार हमारी इनकम साइड का टोटल तो सही है, एक बार एक्सपेंडिचर साइड का फिर टोटल करते हैं। 30,000 प्लस 4,800 प्लस 5,200, 12,000 प्लस 8,000, 18,000, 12,000, 3,000, 6,000, आया 99,000। रियली वेरी सॉरी, मैं आपको शर्मा की बुक से सारे सम्स करवा ली थी, इसलिए मैं चाहती थी कोई भी ना गड़बड़ हो, इसलिए मैंने ये जो मिस्टेक थी ठीक करवा दी, नहीं तो आप सम सॉल्व करते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती। वेरी सॉरी। यहाँ पे आया 99,000 एक्सपेंडिचर साइड का, माइनस करके देखते हैं। अब इधर साइड का बड़ा आया था ना 4,26,500, 4,26,500 को माइनस करेंगे 99,000 से, हमारा आंसर कितना आएगा 3,27,500। आंसर मैं अभी आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। और अब देखो यहाँ पे पहले टोटल नीचे लिखने, अब यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है, बैलेंसिंग फिगर इस साइड डाली है एक्सपेंडिचर साइड, और एक्सपेंडिचर साइड अगर हम बैलेंसिंग फिगर डालें तो हम इसे क्या नाम देते थे, टू सरप्लस। ओके, अब हम एक बार आंसर देख लेते हैं बुक में। ये देखो बेटा जी 34 सम है हमारा, इसका आंसर आगे दिया है, ये रहा आंसर 3,27,500, और हमारा आंसर भी इतना ही आया है 3,27,500। वेरी सॉरी उस मिस्टेक के लिए, रियली वेरी सॉरी। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। 34 के बाद हमारे पास सम नंबर आता है 35। ये जो 35 सम है जो अभी मैंने सम करवाया एकदम सेम है, आप खुद से सोल्व करके देखोगे तो आपसे बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करने से सोल्व करने की, और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपका आंसर निकल जाए। और बाय चांस अगर आपसे ये सम ना निकले, कोई भी प्रॉब्लम, पूरी बुक में से कभी भी आपसे कोई सम ना निकले, कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे मुझसे मैसेज करके वो सम पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का सॉल्व करके बताऊँगी वो सम। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूँगी उस सम की। आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट सम है 36 वाला, ये सम हम सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमें बोला है इनकम, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटिंग टू 2017-18 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। देखो बेटा जी अब ये 36 सम एंड ये जो
37 सम है, ये दोनों ही सेम हैं, एक ही जैसे हैं ये दोनों सम। तो हम क्या करते हैं, 36 सम थोड़ा सिंपल है, 37 थोड़ा ट्रिकी है, तो हम 37 वाला सॉल्व करते हैं। 36 आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, अगर ना हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, मैं ज़रूर आपको आंसर बताऊंगी उसका। 37 सम पढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, हमें इस अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं। ये सारा मैंने रफ नोट बना लिया है अपने पेज पे, वहाँ से हम सॉल्व करके देखते हैं। आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, 12,600 आंसर आना चाहिए। करते हैं सम सॉल्व फिर। ये है हमारा 37 वाला सम, 37 वाला सम करते हैं। ठीक है, हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पहले हमें दिया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब मैंने क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करना है, ये दोनों ही हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट दिया है टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है मतलब इनकम हुई, इस साइड जाएगी। टू सब्सक्रिप्शन, कितनी अमाउंट दे रखी है हमें सब्सक्रिप्शन की, 27,000। नेक्स्ट दिया है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने ओल्ड फर्नीचर था उसे सेल किया है। बेटा जी मैंने बोला था कि जो भी हमारे पास कैपिटल आइटम्स होंगी वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो ओल्ड फर्नीचर है ये तो फिक्स्ड एसेट हुआ, तो ये तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर देखो क्या लिखा है उन्होंने, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया है, बुक वैल्यू दे रखी है और इतने का सेल किया वो लिखा है। अब हमें कितनी अमाउंट सेल हुई है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये कैपिटल आइटम हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट हमने सेल किया तो ये कैपिटल आइटम होगी ना लॉन्ग टर्म की, ये हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बट हमने जितने की सेल की है उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ हमें, वो तो शॉर्ट टर्म हुआ ना, वो तो रेवेन्यू आइटम हुई, वो प्रॉफिट तो हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर से समझाती हूँ, ओल्ड फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट हुआ, इसकी सेल करेंगे तो ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म है। बट जितना हमें सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अगर लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड, प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कई बार सम्स में सिर्फ इतना ही दिया होता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अक्सर सम्स में बुक वैल्यू भी दे रखी होती है, फिर इससे हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। अब बुक वैल्यू थी 5,000, सेल किया हमने 6,000 का, 1,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, वो हम इनकम साइड रिकॉर्ड कर देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने OF। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1,000 का। समझ आ गया, ये मैंने यही चीज़ समझाने के लिए करवाया था। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म है, ये तो नहीं हम रिकॉर्ड कर सकते। बट देखो उन्होंने बुक वैल्यू दे रखी है, मतलब हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया होता तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि फिर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं ना निकाल पाते। बट बुक वैल्यू दे रखी है तो हम ये रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट थी, बुक वैल्यू थी 1,200, बट हमने सेल किया 1,000 पे, 200 का हमें लॉस हुआ तो वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। ओहो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो बाय आता है, क्रेडिट साइड हम हमेशा बाय लिखते हैं एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड हम हमेशा 2 लिखते हैं। वो जल्दी जल्दी में हो रहा है क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का, 200 का हमें लॉस हुआ। नेक्स्ट आया बाय सैलरी। अब सैलरी हमने पे की है, ऑफ कोर्स पेमेंट ही हुई है सैलरी की क्योंकि पेमेंट साइड लिखा है, शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी, कितनी, 12,000। रेंट शॉर्ट टर्म है, टू रेंट कितना, 1,500। टू स्टेशनरी, अब राइटिंग पे मत जाना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है इसलिए फटाफट लिखना पड़ेगा, 700। बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म होती है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे
फर्नीचर लॉन्ग टर्म होता है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइट चार्जेस शॉर्ट टर्म होता है, ये रिकॉर्ड करेंगे। 2 लाइट चार्जेस, ये कितने के हैं? 1000 के। बुक्स लॉन्ग टर्म होती हैं, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस तो वैसे ही नहीं आता है, ठीक है। टोटल करके देखते हैं हम। इस साइड का 27,000 प्लस 1000 कितना आया? 28,000। इस साइड करें 200 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 700 प्लस 1,000 कितना आया? 15,400। अब इस साइड का ज़्यादा है, इस साइड का कम है। इधर हमने बैलेंसिंग फिगर डालनी है। बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आती है? टू सरप्लस के नाम से। कितनी आएगी? 28,000 माइनस 15,400 कितनी आई? 12,600, जो हमारा आंसर था 12,600। ये यहाँ पे आया 28,000। ये यहाँ पे हमारा सम हो गया सॉल्व। अब हमने कौन से 2 सम नहीं किए? एक हमने 35 वाला नहीं किया क्योंकि ये 34 से सेम था, और 36 वाला नहीं किया क्योंकि ये 37 से सेम है। मैंने आपको 34 और 37 करवाया, तो प्लीज़ ये दोनों आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सम सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही आप प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 38th सम। ये सम मैंने इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इस सम में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं जो कि हमने अभी तक समझी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रीट करते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो करना सीखेंगे। फिर हम ये वाला सम सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लेना, ये सम मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी, बट पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीख लें। इसके बाद एक लास्ट सम है 39th वाला सम। इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं, तो ये हम अभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना सीख लें। छोटे छोटे अकाउंट्स बनाना जब तक हम ना सीख लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ें सीखेंगे। फिर ये 38 और 39 सम हम ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अब जो मैंने 2 सम नहीं करवाए हैं 35 एंड 36 वाला, वो आप खुद से सॉल्व करके देखना, और अगर ना निकले तो आप मुझे मैसेज करके वो सम पूछ सकते हैं। कुछ भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस सब डाली हुई हैं, पोस्ट की हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझना आसान नहीं है। हर वीडियो देखोगे तभी आपको चैप्टर समझ आ पाएगा। जब तक आप सारी वीडियोस नहीं देखोगे, बीच में स्किप करोगे वीडियोस, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो छूट जाती हैं। इसलिए हर वीडियो ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ख़त्म हो गया। कल हम नेक्स्ट करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।